Question number 31, Jacinta. Jacinta is a parent of a group. Its main business is in telecommunications sector, but with the continued expansion of the products and services, it has also developed a credit risk management business. The financial year end is 31st of December 16. The functional and the presentation currency of Jacinta Company and Jacinta Group is the dollar. ठीक है, we check कर लेते हैं. Explain how Jacinta should account for the credit impaired loans in the financial statement for the year ended 31st of December 16. Your answer should include journal entries. ठीक है. So यहाँ पे जाते हैं ऊपर. लोन पोर्टफोलियो. Jacinta purchases credit impaired loans and measures these at amortized cost. Jacinta Company correctly calculates the loss allowance as the changes in the lifetime expected credit losses since initial recognition of the asset, which is effectively the changes in the estimated cash flows. On 1st of January 16, Jacinta Company bought credit impaired loans with a remaining term of 4 years. Jacinta paid $32 million, which is equivalent to the fair value. At 1st of January 18, the remaining contractual cash flow expected to be received on 31st of December each year are, तो ये है 8.8. The credit adjusted effective interest rate on the above cash flows is 3.9 per annum. During the year end 31st December 16, 8.8 million was collected. At 31st of December 16, the credit worthiness of the loans has improved. Jacinta has now expects the cash flows to be collected at 10 million. Okay, nice. तो क्रेडिट वर्दीनेस लोन्स का इम्प्रूव हो गया. सबसे पहली बात तो ये 8 मार्क्स के है ना. सबसे पहली बात तो अकॉर्डिंग टू IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट व्हिच हैज बीन मेड इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स. एज द इन्वेस्टमेंट इज इन डेट इंस्ट्रूमेंट, जेसिंटा कंपनी कैलकुलेटली कैलकुलेट्स द लॉस अलाउंस. तो फिर ये because of credit impairment, there will be a reversal in the loss allowance that will take place, and this will be recorded in the profit or loss. तो IFO अपने बता देंगे कि IFRS 9 allows investment in debt instrument to be measured at amortized cost, OCI, और क्या बोलते हैं, PNL. तो अभी यहाँ पर we can see that Jacinta's aim is to hold it till maturity. So therefore it is measured at amortized cost. तो amortized cost पे क्यों मेजर किया जाता है उसके अपन रीजन बता देंगे कि वो ट्विन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. देन ट्विन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या आता है कि बिजनेस मॉडल टेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक. बिजनेस मॉडल टेस्ट इज टू होल्ड इट टिल मैच्योरिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो इज टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन दैट प्रिंसिपल अमाउंट, दैट वी विल से. उसके बाद एज द इट हैज बीन इम्पेयर्ड, तो अभी रिमेनिंग टर्म ऑफ द 4 years जिसने पेड 32 million इक्वल टू द फेयर वैल्यू विच इज ओके. तो 32 million का अपने बुक्स में वो दिख रहा होगा कैरिंग अमाउंट. मुझे कौन से ईयर के लिए दिखाना है? 31st of December 16 के लिए. ठीक है. तो 8.8 मिलियन मुझे रिसीव हो गया ना, तो मैं 32 में से 8.8 मिलियन निकाल दूंगा. -8.8 मिलियन मुझे मिलेगा 23.2 मिलियन. सो दिस 23.2 मिलियन विल बी इन माई कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. हाउ अबाउट मैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे चार्ज कर दूं 32 into 0.039. तो मेरा वो जो 3 टेबल बनते हैं पता है, उसमें 32 मिलियन, देन यहाँ पे आता है 1.248, देन यहाँ पे आता है 8.8, एंड देन मेरा क्लोजिंग. अभी मेरा क्लोजिंग कैसा दिखेगा? 32 प्लस करूंगा मैं, माइनस करूंगा
8.8, तो मेरा जो क्लोजिंग दिखेगा वो दिखेगा 24.448 का, मेरा क्लोजिंग। अभी मेरे को यहाँ पर करना है क्रेडिट इम्पेयर, इट विल बी क्रेडिट इम्पेयर, मुझे 10 मिलियन रिसीव होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मुझे 10 मिलियन रिसीव होगा, आई विल हैव टू ब्रिंग इट बैक टू प्रेजेंट वैल्यू। सो 10, 10 एंड 10, 8 मिलियन तो मुझे ऐसे ही रिसीव हो जाएगा, तो इसको मैं डिस्काउंट करूंगा 1 से, दूसरे को 1.039 से, और 1.039 इंटू 1.039 को मैं करूंगा 0.079521, तो मेरा बनेगा 10 मिलियन डिवाइड बाई 1.039, जो मेरा बनेगा 9.62। यहाँ पे आएगा 1.0, अच्छा 10 मिलियन डिवाइड बाई 1.07951। मैं ऐसा ये कर लेता हूँ पहले, उसके बाद मेरे को एक चीज खाली ट्राई करनी है। 9.26, ये बस एक चीज से फिलहाल चेक करनी है, मुझे ये रिसीव कब हो रहा है, ईयर एंड पे हो रहा है क्या? सारी चीजें मुझे ईयर एंड पे रिसीव हो रही है, तो अगर मुझे सारी चीजें ईयर एंड पे रिसीव हो रही है तो फिर मेरा ये 9.62 आएगा, 9.26 आएगा, और मेरा लास्ट है, तो बेसिकली मेरा ये 1 नहीं आएगा, मुझे फर्स्ट ईयर में 3.9 का डिस्काउंट करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में 1.039 इंटू 1.039 विच इज 1.079 का करना पड़ेगा, और लास्ट ईयर में करना पड़ेगा 1.1216, मतलब जो भी अमाउंट है उसका, डिवाइड बाय, तो 10 मिलियन डिवाइड बाय 1.121622, 5692 इंटू 0.26 प्लस 9.62, विच गिव्स मी 27.8। अब मुझे 27.8 मिलता है, तो मेरा पहले था 24.45, पकड़ लेते हैं, तो मेरा -24.45, तो मेरा 3.35 जो है गेन गेन होगा, और वो मेरा रिकॉर्ड होगा इन PNL। ऐसा मैं इधर बता दूंगा, चेक कर लेते हैं अभी जरा आंसर को एक बार, तो मैंने बोला सही है कि नहीं। तो एग्जैक्ट, लेट्स गो, ये देखो 24.45 मेरा क्लोजिंग दिख रहा है। तो जो मैं लोन, ये देखो, ये जो मुझे, हाँ मुझे जर्नल एंट्रीज भी मतलब बतानी थी ना, तो ये देखो मैं जो जर्नल एंट्रीज बताऊंगा वो ऐसे बताऊंगा कि एक तो 1.248 मैंने इंटरेस्ट पे किया है ना, नहीं इंटरेस्ट मिला है मुझे, सॉरी इंटरेस्ट मिला है, तो एसेट मतलब कौन सा था ये, लोन ना, तो इन्वेस्टमेंट इन डेट अकाउंट डेबिट टू PNL, एंड नेक्स्ट मुझे 8.8 मुझे कैश पे किया गया है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन डेट, ऐसा मैं बताऊंगा। हाँ, तो इन्होंने लोन एसेट लिखा हुआ, मैंने इन्वेस्टमेंट इन डेट बोला, मतलब ठीक है, सेम शिट। अभी ये देखो इन्होंने डिस्काउंट दिया है, देखो 8.8 से परफेक्टली डिस्काउंट किया है इन लोगों ने 3.9 को, पहले इनको 24.4 से मिला था, अभी इनको 27.89, तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्लोजिंग के साथ पहले माइनस किया, आई थिंक वो चलेगा ना, मतलब क्लोजिंग के साथ माइनस किया तो। लॉस अलाउंस डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो मेरा जर्नल एंट्री बिल्कुल सही है, देखो मैं 27.8, मुझे ही मिला 27.8, लेकिन मैंने यहाँ पे ना क्लोजिंग 24.48 के साथ किया माइनस, उन्होंने इस चीज को भी कैलकुलेट किया है 8.8 को, विच इज एक्चुअली मच बेटर वे टू प्रेजेंट, एक्चुअली आई फील कि 8.8 को एक बार प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ जाओ, सो दैट जो एकदम ही 0.0 का डिफरेंस है ना, यहाँ पे देखो मुझे तो 24.45 आ रहा था, इनको 24.47 आ रहा है, अगर इसको करेंगे ना डिस्काउंट 8.8 को, तो वो भी निकल जाता है, सो दैट इज मतलब मच बेटर। तो ये जर्नल एंट्री लॉस अलाउंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो अपन बता देंगे, सो दिस थिंग इज क्लियर, ये सही है, ये वाला सही है। हाँ ये देखो इन्होंने भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वही चीज बताई हुई है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस वगैरह, ये सब ठीक है ना।
अभी नेक्स्ट, explain how revenue from internet service contract and sale of equipment to Seer company should be accounted for in accordance with IFRS 15 revenue from contracts with customers. तो सबसे पहले मैं ये सब निकाल देता हूँ। Revenue from Seer company. On 1st of January 16, Jacinta Company entered into a contract to provide Seer Company with an internet service for 2 years. लोग इंटरनेट सर्विस देंगे 2 साल की. The contract price was agreed at 2 million, which was received in full on 1st of January 16. At the same day, Jacinta sold equipment to Seer at its fair value of 5 lakh. At the end of the internet service contract, on 31st of December 17, Seer company has a right to return the equipment to Jacinta and receive $20,000. Jacinta anticipates that the equipment fair value will be $75,000 in 2 years' time. Market for second-hand equipment is very strong, and Seer company would be able to sell the equipment easily at the end of the 2 year agreement. Jacinta does not want to deal in second-hand equipment and therefore always prices equipment return at an amount substantially below the fair value. Seer company has never returned equipment to Jacinta in the past. कितने मार्क्स का? 10 मार्क का है. According to IFRS 15, the according to IFRS 15, revenue from contracts with customers, revenue is an income which has been received by the entity during its business operations. Mm, there are 5 principles of वो 5 steps of रेवेन्यू. एक्चुअली वो सब ना बहुत रेयरली मतलब बताने होते हैं यहाँ पर. आई डोंट थिंक वो मतलब बताने की जरूरत पड़ेगी. In the current scenario, we can see that Jacinta entered into a contract to provide Seer company with an internet service for 2 years, and the contract price was agreed at 2 million, which was received in full on 1st of January 16. Therefore, we can say that for the entire 2 years, the amount was received uh, on 1st of January 16 itself. However, the revenue should be recognized either over the period of time or at the point in time. And the current scenario, it should be recognized over the period of time because the service which has been provided by Jacinta to Seer company is for 2 years. That is over the period of time. Thus, for the year ending 31st of December 16, only 1 million should be recognized as revenue. ठीक है ना? At the same time, Jacinta also had sold equipment to Seer company at its fair value of 5 lakh. This is a sale of an equipment and it should be a sale of an equipment. एक मिनट ना. It should be first. It should be first looked upon whether the sale of the equipment to Seer company does it come under Jacinta company's normal business transactions or it is a one-off sale transaction. Because if it is a one-off sale transaction, then this should not be recorded in the revenue, but rather should be disclosed in the profit and loss statement as a another single line item or single head item as gain or disposal of an equipment. However, as no information has been provided to us, we can assume here that it comes under that the sale of equipment comes under Jacinta company's normal business operations. ठीक है. At the end of the internet service, on 31st December 17, Seer has the right to return the equipment to Jacinta and receive 20,000. Jacinta anticipates the equipment's fair value to be 75,000.
Market for the second-hand equipment is very strong. Sear would be able to sell the equipment easily at the end of the 2-year agreement. Jacinta does not want to deal in the second-hand equipment for always prices, equipment returns, and an amount substantially below the fair value. Okay, so by looking upon the past activities between Sear and Jacinta Company, we can assume that Sear has never returned the equipment to Jacinta Company. Not assume, we can make out that Sear Company has not or never returned the equipment to Jacinta Company in the past, because of which uh, the entire 5 lakh of revenue can be recognized in full, because in future there will be no obligation to pay Jacinta, oh sorry, to pay Sear Company 20,000 rupees when the because the product will never be retained or returned to ये to Jacinta Company. इतना छोटा आंसर नहीं होगा, कुछ और होगा इसमें. फिर ऊपर ये बता देंगे कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हैज टेकन प्लेस 10 year when, तो फिर 10 year when the sale or when the equipment was sold to Sear company, the right to use the asset was given to Sear company, or the control was passed on to Sear company, not right of use, वरना वो I-16 का आगे wordings हो जाएंगे. 2 million should be recognized over the period of time, whereas 6 million can be recognized at the point in time. ये बता देंगे. अगर आंसर बहुत ज्यादा ही छोटा छोटा लगेगा तो वो 5 स्टेप्स बता देंगे बस. इन मेन क्रंच तो यही है. देखो, इन अकॉर्डिंग टू द आईएफआरएस एक्चुअली ये एक लाइन आती है कि इट डिपेंड्स अपॉन द डिटेल्स विच डिटेल्स इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सीयर एंड Jacinta company, and what contractually have they agreed with each other, and it also depends upon management judgment. ये भी एक word डाल देंगे अपन खाली. In accordance with IFRS 15, revenue from contracts with customers, each performance obligation requires the determination of whether it is satisfied by transferring the control of goods or services over time or at the point in time. With regards to the internet service contract, the customer simultaneously receives and consumes economic benefits of the provided service as Jacinta company performs it. Revenue is therefore recognized over time. Revenue of $1 million will be recognized at in each year of the contract at 31st of December. A contract liability, हाँ मैंने एक्चुअली 1 मिलियन रिकॉग्नाइज करना है बोल दिया, लेकिन ये 1 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बनेगी वो नहीं बोला, तो उससे एक लाइन मेरी आंसर की और थोड़ी शॉर्ट हो गई. प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. फिर आती है इक्विपमेंट की बारी. IFRS 15 states that if the customer has a right to require the entity to repurchase the asset at a price which is lower than the original selling price, then the entity must assess whether the customer has significant economic incentive to exercise the right. A key factor to consider is the relationship between the repurchase price and the expected fair value of the asset at the date of repurchase. If the customer has significant economic incentive to require if the customer has significant economic incentive to require the entity to repurchase the asset, then the entity accounts for the agreement as a lease unless the contract is part of sale and lease back transaction. If the customer does not have the significant economic incentive, then the entity accounts for the agreement as a sale of product with right of return. अगर कस्टमर को बेनिफिट नहीं हो रहा है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, तो उसको सेल विद राइट ऑफ रिटर्न बोल दिया जाएगा. लेकिन अगर उसको सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है तो उसको लीज का नाम दे दिया, मतलब का नाम दे दिया जाएगा, अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज पार्ट ऑफ सेल एंड लीज एग्रीमेंट. ऐसा Sear company does not have a significant economic incentive to require Jacinta to repurchase the asset because the repurchase price is 20,000 is lower than the expected fair value of 75,000. Additionally, the market for second-hand equipment is very strong, and Sear company would be able to sell the equipment easily at the end of the 2-year agreement. Therefore, Therefore, Jacinta company has transferred control of the equipment to Sear company on 1st of January 16. This is because Sear company is not limited in its ability to direct the use of the asset. ये अपन ने बोला हुआ था, or its ability to
obtains substantially all the remaining benefits from the equipment, ये अपने नहीं बोला था। कंट्रोल पास ऑन होता है और सब्सटैंशियली इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, तब उसको बोला जाता है एज अ IFRS 15 रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एसेट बेचा गया है। Jacinta company will account for the transaction as a sale with right of return. Jacinta company will account for transaction as a sale with right of return. Revenue will be measured at gross transaction price of 5 lakh less the expected level of return, which in this case will be nil. The expected level of return तो nil ही है. This means no refund liability or return asset will be recognized. Jacinta company will update its measurement of the refund liability and return asset at each reporting date for changes in the expectations about the amount of refund. तो हम लोग इसको एज अ राइट ऑफ रिटर्न की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ रिटर्न्स जो है वो नील ही है, विच इन दिस केस वुड बी नील, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है। क्योंकि उधर है मतलब आ, उसके अंदर वो कस्टमर उसको वापस दे सकता है, लेकिन उसके चांसेस ही नहीं है कि वो लाइक देगा। क्यों? क्योंकि एक तो उसने पास्ट में भी नहीं दिया और उसको भी कुछ, और उसको भी डील नहीं करना है सेकेंड हैंड में जेसिंटा को। तो मतलब वो देने तो वाला है नहीं वापस, इसलिए उन्होंने उसका रिटर्न का जीरो लिख दिया। लेकिन फिर भी उसके अंदर वो एक लाइन है कि कस्टमर हैज द चांस टू रिटर्न, तो बिकॉज ऑफ विच हमको राइट ऑफ रिटर्न के साथ उस सेल को अकाउंट करना पड़ेगा। लेकिन 5 लाख का रेवेन्यू हम पूरा का पूरा पूरा अभी के अभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। Explain with calculations how the sale of inventories would be accounted for in the individual financial statements of both Jacinta Company and overseas subsidiary. At 1st of September 16, in the consolidated financial statements of Jacinta Group at 31st of December 16. On 1st of September 16, Jacinta sold inventories costing 1.35 to a wholly owned overseas subsidiary for 2 million. That there is no right of return. Subsidiary has euro as its functional currency. The exchange rate on the date of sale from Jacinta to overseas subsidiary was $1 is equal to pound 1.25. At 31st of December 16, the subsidiary still holds goods in the inventories, and the exchange rate is $1 is equal to pound 1.3. There is no intercompany debt outstanding at the year end. Wait. हाँ, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पूछा है बराबर। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी पूछा है, ओके। तो जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पूछा है ना, उसका मेरे पास जवाब है। In the consolidated financial statements, the intercompany transfer of inventories would be reduced or would not be shown because it is as good as that one company has sold to the another in the same group. So that's why. So, Jacinta sold inventories costing 1.1 wholly owned subsidiary $4. So, this 2 million of sales would be reduced from the inventory, from the sales as well as from the cost of sales, मतलब revenue and cost of sales, and the profit earned on this sales, which is 0.65, 0.65. Actually, nahi. At the year end, we will see how many inventory has still left uh, in the stock, and the profit of that inventory will be reduced from the cost of sales. Actually, हम एक्चुअली रिड्यूस नहीं करते, हम एक्चुअली ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ताकि वो बाय द टाइम हो जाए रिड्यूस। सो वी एड इट इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स सो दैट इट्स नेट इफेक्ट इज रिडक्शन, मतलब इट इज रिड्यूस्ड द नेट इफेक्ट, ये अपन बोल देंगे। अभी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कैसे दिखेगा? इन द इंडिविजुअल फाइनेंशियल, एक मिनट, सबसे पहले बात तो मैं ये बोल देता हूँ कि अकाउंट टू IAS टू इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। ये मैं एक लाइन सबसे पहले बोल देता हूँ। अभी जो मुझे फेयर वैल्यू का चेंज है, मुझे जो गेन मिला है, I have to
अकाउंट फॉर दैट। तो इसको कैसे करूँ अभी मैं कि अह, मैंने 2 मिलियन को बेचे, बराबर है। So 2 million I sold. The rate would have been when I sold was 1.25. So $1 is equal to 1.25 and I have 2 million. So मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा यूरोज में मुझे कितना है, राइट। सो 1.25 इंटू 2000 विच आई विल गेट 2500. So this 2500 I'll write it down here. Then I will write after I've written 2500 I will write here 1.3, क्योंकि मेरा ईयर एंड पे रेट चेंज हो गया, राइट। सो 2500 डिवाइड बाय 1.3 आई विल गेट 1923. सो आई गॉट 1923 एज माई बैलेंस। तो मुझे जो डिफरेंस आया है वो आया है 77 का, एंड दैट इज द एक्सचेंज लॉस दैट आई हैव इनकर्ड. सो दिस एक्सचेंज लॉस विल बी रिकॉर्डेड इन दी विल बी रिकॉर्डेड इन द, कहाँ रिकॉर्ड करूंगा इसको, ओसीआई की कहाँ पे, आई थिंक ओसीआई में रिकॉर्ड होगा. हाँ, दिस 77 का लॉस विल बी रिकॉर्ड इन द ओसीआई. ठीक है. मैं वैल्यूएशन जो बैठेगा, मुझे वैल्यूएशन 1.923 पे ही करना पड़ेगा. ठीक है, चेक कर लेते हैं. देखो, एज एट 31st of September 16, जेसिंटा, किसी के इन्होंने, ओके, इन्हें कंसोलिडेट का अलग बनाया, इन्हें जेसिंटा और सब्सिडरी का अलग अलग बनाया. ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट. तो इन्होंने जेसिंटा का सिंपल रखा 2 million माइनस 1.35 एट फर्स्ट ऑफ September 16 पे. कैसा दिखेगा वो, दिखेगा 0.65 का गेन हुआ है उसको, प्रॉफिट हुआ है वो दिखेगा. एंड यहाँ पर व्हेन इट कम्स टू द सब्सिडरी, सब्सिडरी हैज रिकॉर्ड, मुझे सब्सिडरी का ही बताना था क्या, वो जैसे डैन हो सकता, मैंने वो नहीं देखा. शिट. ठीक है, तो मैं सब्सिडरी का जब मैं दिखाऊंगा, मुझे सब्सिडरी का कैसे दिखाना पड़ेगा कि मुझे उसको यूरोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो यूएस में कन्वर्ट करूंगा तो देखो, मुझे 2.5 मिलियन आया था, 2500. एंड देन कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्रीज इंक्लूड 1.6875, मतलब ये हो गया अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. अपन कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रेट को, तो इंटर कंपनी जो इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट होगा वो मुझे मिलेगा 8,12,500. तो जो भी मैंने किया था यहाँ पर, मैंने क्या किया था, $2 को 1.35 डॉलर के साथ माइनस किया था. मैं यहाँ पे सेम चीज कर रहा हूँ, लेकिन मैं सेम चीज यहाँ पे पाउंड्स के साथ कर रहा हूँ. तो पाउंड्स के साथ जब मैं सेम चीज कर रहा हूँ तो मुझे कन्वर्जन के बाद मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड देन मुझे 8,12,500 का प्रॉफिट आएगा. सेम चीज मुझे ऊपर 6,50,000 का प्रॉफिट आया था, लेकिन ये डॉलर्स में है, ये पाउंड्स में है. अभी consolidated financial statements at 31st of December 16. On consolidation at 31st of December 16, the intra-group revenue and cost of sales should be eliminated. तो ये मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ सेल में से एलिमिनेट करना है. ये देखो, इन्होंने बोला इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट should also be eliminated as the inventories have not been sold and the profit is not realized. तो ये भी अपन ने एकदम करेक्टली बताया था कि 2 मिलियन को माइनस करना है और 0.65 को वहां से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स में. मतलब एक्चुअली कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करना है ताकि उसका नेट इफेक्ट माइनस में जाए. फिर when the subsidiaries financial statements are translated into presentation currency of the group, the cost of inventories 1.6875 is translated at the current exchange rate at 31st of December 16, and the inventory translates to 12,98,077 as are recognized in the group statement financial position. Therefore, at 31st of December 16, Jacinta Group will recognize a loss on exchange of inventories of 51,923. तो जो मैंने किया था वो तो गलत था, लेकिन इन्होंने इस चीज को कैसे बताया कि जब सब्सिडरी के बुक्स में वो कॉस्ट ऑफ सेल्स 16,87,500 का दिख रहा था, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया, उनको मिला ये 12,98,077. तो फिर उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स 1.35
और 1.2988 को माइनस करके बोला कि ये चीज अपने ट्रांसलेशन रिजर्व में जाएगी. Jacinta Group will recognize a loss on exchange on inventories of 51,923 as part of the translation reserve associated with the subsidiary. एनसीआई में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये 100% ओन्ड है इसके लिए. ठीक है, दैट्स इट.